Hi everyone. Today we discuss about globalization. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ग्लोबलाइजेशन की टर्म कहाँ से ली गई है। 1991 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी और हाँ इंडियन इकोनॉमी काफ़ी डाउन हो गई थी, तो आरबीआई ने 1992 में ये डिक्लेयर भी कर दिया था कि हमारे पास ओनली 1 बिलियन फॉरेन रिजर्व ही पेंडिंग है। इस तरह से जो हमारी इकोनॉमी है काफ़ी डाउन हो चुकी थी और फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बढ़ गई थी, तो हमें एक ऐसी पॉलिसी की ज़रूरत थी जो कि इन सब को ठीक करने का काम करे, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट अप कर सके। 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की गई जिसने इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट अप करने का काम किया। इस इकोनॉमी में क्या किया गया था, एक न्यू मॉडल अडॉप्ट किया गया जिस मॉडल का नाम है एलपीजी मॉडल। L stands for liberalization, P stands for privatization, G stands for globalization। ये टर्म ली गई थी, इस मॉडल को अडॉप्ट किया गया था। ये जो मॉडल है वो उस समय के जो हमारे पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव, उनके द्वारा, और उस समय के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन जी, उनके द्वारा ये मॉडल बनाया गया था। तो इस मॉडल को राव प्लस मनमोहन मॉडल के नाम से भी जाना जाता था। राव प्लस मनमोहन मॉडल। ये मॉडल इन दोनों के द्वारा हमारे यहाँ लाया गया था जिससे हमारी जो इकोनॉमी है वो बूस्टअप हो गई थी। जो भी फॉरेन रिजर्व कम हो गए थे वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गए थे। इस समय आरबीआई ने डिक्लेयर भी कर दिया था, जो हमारी जीडीपी थी वो लगभग 1.1% के समथिंग चल रही थी, जो कि काफ़ी नीचे आ गई थी। इस मॉडल के द्वारा क्या हुआ, जो हमारे फॉरेन रिजर्व वो भी डेवलप हुए, जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी इंक्रीज़ हुई, ग्रोथ हुई, जो इंडियन इकोनॉमी है वो भी अच्छे से बूस्टअप हो गई। अब ये मॉडल है क्या था, एल स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है कि जो भी अगर कोई न्यू एंटरप्रेन्योर अपनी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है या फिर जो भी रिक्वायरमेंट होती है कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, उन सब के लिए जो लाइसेंस की ज़रूरत होती है उसको फ्री कर दिया गया। ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस के लिए लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया और फॉरेन ट्रेड के लिए जो भी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स थे उन सबको भी कम कर दिया गया। इस तरह से जो लिबरलाइजेशन में जो भी रेस्ट्रिक्शंस थी फॉरेन ट्रेड के लिए उन सबको कम कर दिया गया। इसी तरह पी स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या किया, जो भी हमारी पब्लिक कंपनीज थी, इंडस्ट्रीज थी, उनको प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया गया, उनको सोल्ड आउट कर दिया गया। इसी तरह से ग्लोबलाइजेशन के टर्म में क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेन ट्रेड है उसको इंक्रीज़ किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ाया गया। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है हम इधर इसको समझेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे कि इस मॉडल के द्वारा एलपीजी मॉडल में क्या हुआ, जो हमारी इकोनॉमी बूस्टअप हो गई और 1995 में इंडिया ने क्या किया, डब्ल्यूटीओ को भी ज्वाइन किया, यानी कि जो डब्ल्यूटीओ का मेंबर बन गया था इंडिया भी। तब उसके बाद डब्ल्यूटीओ स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस मॉडल के द्वारा जो हमारी इकोनॉमी है काफ़ी अच्छी हो गई थी और आरबीआई ने डिक्लेयर कर दिया था कि अब हमारे पास $200 बिलियन फॉरेन रिज़र्व है और जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है, जितना एक्सपेक्टेड था उससे भी ज़्यादा अचीव कर लिए गए हैं। इस तरह से इस मॉडल के द्वारा जो इकोनॉमी है वो बूस्टअप हो गई थी। अब हम पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के टर्म को हम एक्सप्लेन करेंगे। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है। नॉर्मली ग्लोबलाइजेशन से हम क्या समझते हैं कि एक डोमेस्टिक इकोनॉमी को अदर इकोनॉमी, जो अदर कंट्रीज़ है उनकी इकोनॉमी के साथ लिंक कर दिया जाता है, यानी कि इंटीग्रेशन किया जाता है डोमेस्टिक इकोनॉमी का विद वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, ताकि फ्री ट्रेडिंग की जाए और जो कैपिटल लेबर है उनकी भी फ्री इजी मोबिलिटी हो जाए। ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ integrating of domestic economy with the world economy by means of free trade, easy mobility of capital and labor।
इस तरह से ग्लोबलाइजेशन के द्वारा क्या किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉरेन ट्रेड को इंक्रीज़ किया गया, मोटिवेशन दिया गया। जो भी रेस्ट्रिक्शन थी या फिर बैरियर्स थे वो लिबरलाइजेशन के थ्रू हटा दिए गए। ज़्यादा से ज़्यादा एमएनसी को इनवाइट किया गया ताकि वो हमारे कंट्री में सेटअप कर सके, इंडस्ट्री लगा सके, हमारे पास जो फॉरेन रिज़र्व है वो भी इंक्रीज़ हो जाए। इस तरह से ग्लोबलाइजेशन में क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को भी इनवाइट किया गया, लाइक एफडीआई और एफपीआई। इस तरह से ग्लोबलाइजेशन में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन की ट्रेडिंग की जाने लगी और जो जॉब्स करना चाहते थे नेशनल बाउंड्रीज़ के उस तरफ दूसरी कंट्रीज़ में, तो उनके लिए भी क्या है, रेस्ट्रिक्शंस कम कर दिए गए। इस तरह से जो डोमेस्टिक इकनॉमी है उसको वर्ल्ड इकनॉमी के साथ, ग्लोबल इकनॉमी के साथ लिंक करके जो ट्रेड है उसको ईजी कर दिया गया और जो भी सेल और परचेज़ होगी एक्सपोर्टिंग के थ्रू या फिर फ्रेंचाइजी के थ्रू, जो वेरियस मोड्स होते हैं ग्लोबलाइजेशन के, उसके थ्रू की जाने लगी। नेक्स्ट इज़ फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फीचर्स में क्या है, इंटीग्रेशन बिटवीन इकोनॉमीज़। इंटीग्रेशन का नॉर्मली मीनिंग क्या है कि फ़ॉरेन ट्रेड के लिए या फिर मार्केट के लिए जो भी ट्रेडिंग की जाए उसको ईजी कर दिया जाए। जब एक मार्केट को दूसरी मार्केट के साथ कंबाइन कर दिया जाता है तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन बिटवीन इकोनॉमीज़। अब ग्लोबलाइजेशन में क्या करता है, लिंक किया जाता है डोमेस्टिक इकोनॉमी का वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, देन इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन बिटवीन इकोनॉमीज़। फ्री ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब लिबरलाइजेशन में क्या किया गया, जो भी रेस्ट्रिक्शंस थी, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स, उन सबको हटाया ताकि जो ट्रेडिंग है गुड्स और सर्विसेज की वो इजी हो जाए। इजी मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। जिस भी कंट्री को टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी उनके लिए अब इजी हो गया उसको अडोप्ट करना। लिबरल फ्लो ऑफ लेबर्स जो कहीं अदर कंट्री में जॉब करना चाहते हैं या फिर ऐसी कंट्री जिसके पास जिनकी लेबर क्या है, चीप नहीं है, तो वो क्या करना चाहते हैं, जो कंट्रीज़ जहाँ पर चीप लेबर है उसको इंपोर्ट कर ले, तो उसके लिए भी रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। लिबरल फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, इस तरह से इसके लिए भी सारी रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, इंक्रीज इन फॉरेन कैपिटल, फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन कंपटीशन, एक्सपेंशन ऑफ एमएनसीज। इस तरह से ये ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स हैं ताकि क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड इंक्रीज़ हो सके। नेक्स्ट इज़ स्ट्रेटजीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट इज़ एक्सपोर्टिंग। बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी जो प्रोडक्ट है उसको सेल करना चाहती है डोमेस्टिक कंट्री के बाहर, अदर कंट्रीज़ में अपनी मार्केट को इंक्रीज़ करना चाहती है, मार्केट शेयर को, तो जो भी एक्सपोर्ट करेगी, सेल करेगी, दैट इज़ एक्सपोर्टिंग। और समटाइम्स क्या होता है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा यूनिट्स का प्रोडक्शन कर देती है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में उसकी सेल इतनी नहीं होती, तो वो क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा सरप्लस को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है, उसने प्रोड्यूस किए हैं 2000 यूनिट्स और डोमेस्टिक मार्केट में उसकी सेल हुई है 1000 यूनिट्स। अब जो 1000 यूनिट्स है वो सरप्लस में है, तो उसको सोल्ड आउट कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। ये भी क्या है, एक्सपोर्टिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, एट प्रेजेंट कोविड-19 के लिए जो अदर कंट्रीज़ हैं उसको इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेडिसिन, ताकि जो कोरोना जो पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। इसी तरह से एक्सपोर्टिंग में क्या होता है, जो डोमेस्टिक कंजप्शन है वो कम होता है प्रोडक्शन कैपेसिटी से, जैसे कि 2000 इज़ ग्रेटर देन 1000। कंपैरेटिव एडवांटेज का मीनिंग क्या है, एक कंट्री में जब लेबर चीप है, वहाँ पर जो रॉ मटेरियल्स है वो गुड क्वालिटी के हैं और सप्लाई भी उनकी ज़्यादा है,
या जिस कंट्री में जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस है, उसका एडवांटेज लिया जा सकता है, तो उस कंट्री में एक्सपोर्ट किया जा सके। इस तरह से नेक्स्ट स्ट्रेटजी है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग का मतलब क्या है? इसमें दो पार्टीज़ हैं, लाइसेंसर और लाइसेंसिंग। लाइसेंसर्स वो पर्सन है जो कि लाइसेंस देता है, यानी कि राइट्स देता है अदर पार्टी को कि वो उसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको यूज़ कर सके। और लाइसेंसी वो पर्सन है जिसको ये राइट दिया जाता है। इन रिटर्न जो लाइसेंसर है जब उसको राइट्स देता है तो इन रिटर्न वो कुछ चाहेगा, इसके लिए वो क्या चार्ज करता है? रॉयल्टी वो चार्ज करता है पर्टिकुलर पीरियड के लिए। वो नॉर्मली होती है 5 to 8% ऑफ सेल्स। नेक्स्ट इज़ थर्ड कंट्री रूट या लोकेशन। इसमें क्या होता है, कोई भी एक कंट्री जो अदर कंट्री में जो डेस्टिनेशन कंट्री है इन एक्चुअल जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं वहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना करके किसी थर्ड कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है और थर्ड कंट्री के थ्रू उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट की जाती है। फॉर एग्जांपल, इंडिया हैज़ टैक्स कंसेशन ट्रीटी विद मॉरिशस। इफ़ इंडिया और मॉरिशस के बीच में क्या टैक्स कंसेशन है, अगर कोई कंट्री इसका बेनिफिट लेना चाहती है तो वो इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना करके मॉरिशस के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकती है। फॉर एग्जांपल, इंडिया और मॉरिशस इनके बीच में जो ट्रीटी है वो टैक्स कंसेशन की है और कोई अदर कंट्री यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। फॉर एग्जांपल, उसका जो इंडिया के साथ पॉलिटिकल रिलेशन अच्छा नहीं है या फिर उसका जो रिलेशन है मॉरिशस के साथ वो ज़्यादा फ्रेंडली है, तो इन दोनों ही सिचुएशन में क्या है, वो थर्ड कंट्री के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अब क्योंकि इसका पॉलिटिकल रिलेशन इंडिया के साथ अच्छा नहीं है तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती और साथ में वो बेनिफिट भी लेना चाहती है टैक्स कंसेशन का, तो वो क्या करेगी, पहले मॉरिशस में इस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेगी और इसके थ्रू फिर इंडिया में इन्वेस्टमेंट की जाएगी। इसी तरह से अगर इन दोनों कंट्री के बीच में रिलेशन अच्छे हैं तो वो इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। इस तरह से थर्ड कंट्री के थ्रू इन्वेस्टमेंट की जाती है जब अदर कंट्री में, दैट इज़ थर्ड कंट्री रूट और लोकेशन। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे इसकी जो स्ट्रेटजीज बचती हैं, ताकि जो लेक्चर है ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।